नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के हमले से इस्राइल को कितना नुकसान पहुंचा है कोई नहीं जानता। मुख्यधारा के चैनलों पर आरोप लग रहा है कि इस्राइल के भीतर जो तबाही हुई है उसकी सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। इस्राइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक प्रहार करेगा और तेल अवीव को नुकसान पहुंचा देगा। शुक्रवार को CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीरशेवा में माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। यह भी लिखा जा रहा है कि इस्राइल अपने विमानों को साइप्रस से उड़ा रहा है, तेल अवीव से नहीं। क्या वाकई ईरान ने इस्राइल को भारी नुकसान पहुंचाया है या यह भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, बताना मुश्किल है। इस बीच एक नई खबर यह आई है कि ईरान के अली शमखानी गंभीर रूप से घायल हैं, मरे नहीं हैं, जबकि इस्राइल का मीडिया कह रहा है कि शमखानी को मार दिया गया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहे जा रहे हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे। इनके लिए तो मजाक हो गया है हमले की बात। नेतन्याहू के आगे ग्लोबल लीडर नतमस्तक हुए जा रहे हैं, वरना कोई उनसे पूछता कि जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर प्लांट हैं क्या वहां भी जाएंगे अटैक करने, उनके न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला करेंगे। पता भी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा तो कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। इंसान से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब पर क्या असर पड़ेगा। रूस के एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने कहा है कि अगर इस्राइल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो तबाही मच जाएगी। इस तरह का हमला करके आप अच्छे और बुरे का फर्क मिटा देते हैं। उनका संस्थान हालात पर नजर बनाए हुए है, यहां तक कि ईरान के इस प्लांट पर रूसी विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं। 1986 की घटना है। पूर्व सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिएक्टर में अचानक धमाका हो गया। आज यह जगह यूक्रेन में है। रिएक्टर के निर्माण और मानवीय त्रुटि के चलते भाप का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि रिएक्टर की छत फट गई और भयानक धमाका हुआ। रातों रात प्रिपेयर्ड शहर को खाली किया गया। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा कई बचाव कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई और बहुत से लोगों की सेहत पर इसका बुरा परिणाम पड़ा। 5000 से अधिक लोगों को थायराइड का कैंसर हो गया, 15 लोगों की मौत हो गई। चेर्नोबिल की आबो हवा दूषित हो गई और एक बसा बसाया शहर खंडहर हो गया। माना जाता है कि रिएक्टर के भीतर के रेडियो एक्टिव कोर का 5% हिस्सा बाहर आ गया था। सिर्फ इतने हिस्से से निकला प्रदूषण हवाओं के रास्ते बहता हुआ पूर्व सोवियत संघ के अन्य हिस्सों में फैल गया। यूक्रेन, रूस, बेलारूस तक चला गया। यूरोप के कुछ इलाकों में भी इसका असर हुआ। रिपेयर के काम में जुटे 2 लाख लोगों पर भी रेडिएशन का असर देखा गया। रूस इसलिए बार बार चेतावनी दे रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना ठीक नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में जो भी रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं वहां से नहीं हटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि उधर से चैलेंज आ रहा है कि अगर इस हमले में रूसी नागरिकों को कुछ भी हुआ तो देख लेना। अमेरिका अगर ईरान को कह सकता है कि उसके नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या रूस इस्राइल को नहीं कह सकता? ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, यह सवाल हर दिन बड़ा होता है, उलझ भी जाता है। न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराकर मिलेगा क्या, यह सवाल जुड़ गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद क्या इस्राइल का मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। उसका मकसद यहीं तक सीमित नहीं है। क्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद इस्राइल के झूठ का जवाब मिल जाएगा? पहले साबित तो करें कि ईरान के पास बम है या नहीं। बम ना हो गया समोसा हो गया, दोपहर के बाद बम बना लेगा। CNN की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमनपोर। उन्होंने ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची का इंटरव्यू किया है। अराकची से उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन क्यों किया? तो उनका जवाब था, हमने वही किया जो IAEA के नियमों के अनुसार कर सकते थे। हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया है। IAEA के इंस्पेक्टर तो ईरान आए थे, उनकी अलग अलग रिपोर्ट से इसका सबूत मिल जाता है। 60% एनरिचमेंट पर कोई बैन नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी ईरान को आदत पड़ चुकी है। तो इस्राइल को बहस में इस बात को लेकर कोई सफलता नहीं मिल पा रही कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं। वो किसी भी तरह से अपने हमले को उचित नहीं ठहरा पा रहा। बम का समझ आ रहा है ना, नेतन्याहू के बयान किसी को समझ आ रहे हैं। अब इस नेता को कैसे समझा जाए? ना तो कोई पॉलिटिकल साइंस वाला समझ पा रहा है,
ना कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर इसे समझ पा रहा है। इनके बेटे ने शादी रोक दी, यह बड़ी कुर्बानी हो गई। यहां 2 साल से बच्चों पर, महिलाओं पर बम गिरा रहे हैं। आज भी गजा में लोग मारे जा रहे हैं और ये शादी रोकने को कुर्बानी बता रहे हैं। क्या यह दुनिया इस हद तक नकारा हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा? नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं कि आज अमेरिका भी इनके शिकंजे में जकड़ा नजर आता है? गजा के नरसंहार के दाग के साथ यह कैसा इसराइल बनाना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि आज न कल नरसंहार की एक एक दास्तान दर्ज होगी, बल्कि इसी समय में दर्ज हो रही है। बार बार ईरान कह रहा है कि बम नहीं बनाया। इससे तो आप ईरान को यह समझने की छूट दे रहे हैं कि बम नहीं भी होगा तब भी आप पर बम के नाम पर अटैक करेंगे, तो बेहतर है बम बना लो। अमेरिका के भीतर देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के पास बम है, पहले इसका प्रमाण दो। दिया नहीं जा रहा है। आप हिंदी में यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि देखिए ये ग्लोबल लीडर कितने खतरनाक हो सकते हैं। कब 5, 10, 100, 50 लोग मिलकर इन नेताओं को आगे कर दुनिया को युद्ध में झोंक सकते हैं। बम के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है ईरान में सत्ता परिवर्तन का। यह बहस भी जहां है वहीं है। इसराइल जिद पर अड़ा है कि खामेनेई को बचने नहीं दिया जाएगा। भाषा देखिए इसराइल की, कह रहा है आयतुल्लाह अली खामेनेई को जीने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि खामेनेई स्वयं आदेश देते हैं कि अस्पताल पर हमला करना है। गजा के अस्पतालों पर हमला करने का आदेश कौन दे रहा था? किसके आदेश से वहां 3 दर्जन से अधिक अस्पतालों को मिट्टी में मिला दिया गया? इराक के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। 19 जून को उन्होंने कहा कि ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाएंगे तो पूरे क्षेत्र में विनाश आ जाएगा। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, सत्ता परिवर्तन की कोई भी बातचीत कल्पना के परे है। इसके बारे में बात करना भी स्वीकार्य नहीं होगा। रूस और चीन सत्ता परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। नेतन्याहू भी बीच बीच में बयान बदलते हैं कि वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन इस युद्ध का परिणाम यही होगा। इनके रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि खामेनेई को जीने का अधिकार नहीं है। सत्ता परिवर्तन को लेकर 100 तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तरफ यह चलाया जा रहा है ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ यह भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ईरान की जनता मौजूदा नेतृत्व के